we are having 4 colligative properties. Now कौन कौन सी? पहली थी relative lowering in vapor pressure, दूसरी थी elevation in boiling point, third depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure. चारों colligative properties से हम molecular mass of unknown solute निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं आगे? जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, किसी भी, हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं यूजिंग एनी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर हम ग्लूकोज अगर मैं आपको दे दूं, मान लीजिए आपको पता नहीं है ये ग्लूकोज है, मुझे पता है, मैंने आपको ग्लूकोज दे दिया, मैंने कहा आपको ये लो सॉल्यूट, ये 5 ग्राम डाल दो 200 ग्राम पानी में, इसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सपोज 0.2 केल्विन हो रहा है। आप जरा मॉलिक्यूलर मास निकाल, प्रैक्टिकली देखते हैं कितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, आप एग्जैक्टली 180 निकलेगा आपका, बिकॉज जितना हमने ग्लूकोज पानी में डाला उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अगर 1 मोल डाला होगा तो 1 मोल पार्टिकल्स ही रहेंगे। सो ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा, जो ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर मास रहेगा, शुगर के लिए जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, यूरिया के लिए जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, फ्रुक्टोज के लिए मॉलिक्यूलर मास जो निकल जाएगा वो करेक्ट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इट विल बी करेक्ट, जो एक्चुअल है वैसे ही निकल जाएगा। आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे theoretically from the values of different colligative properties, because glucose, sugar, यूरिया एंड फ्रुक्टोज कभी डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं। 0.1 मोल 0.1 मोल ही रहेगा सॉल्यूशन में, 0.2 मोल 0.2 मोल ही रहेगा सॉल्यूशन में, जितना हमने डाला उतना ही रहेगा, राइट। लेकिन क्या होता है कि हमेशा हमारा आंसर करेक्ट नहीं आता है, ये कभी कभी करेक्ट आएगा, मगर कभी जो हम निकालते हैं वो इनकरेक्ट होता है। हमने मॉलिक्यूलर मास 30 निकाला, एक्चुअल में 15 था। हमने मॉलिक्यूलर मास सपोज 40 निकाला, एक्चुअल में 20 था। ये क्यों? तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। जो हम थ्योरेटिकली जब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ये हमें इनकरेक्ट भी बहुत जगहों पर निकलता है। हाँ, मैंने कहा ग्लूकोज के लिए करेक्ट निकलेगा, शुगर अगर होगा तो करेक्ट निकलेगा, यूरिया निकलेगा करेक्ट, फ्रुक्टोज होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए ये इनकरेक्ट निकलेगा, रॉन्ग निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा देन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आज का क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो इसका आंसर आप बता सकते हो आप, जब हमें मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालते हैं बाय एनी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट, ये एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से अगर ये डिफरेंट निकलेगा, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, करेक्ट। सो व्हेन मॉलिक्यूलर मास एज कैलकुलेटेड, when molecular mass as calculated by any one of the colligative properties, when molecular mass calculated by any one of the colligative properties, any one of the, ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए आगे, colligative properties is found to be different, is found to be different than the actual, different than the actual, found to be different than the actual molecular mass, then it is said to have abnormal molecular mass.
व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? ये कभी कभी होगा व्हेन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एनी वन ऑफ द qualitative properties is found to be different than the actual molecular mass, we say abnormal molecular mass. Now the question is, why abnormal molecular mass? Why a molecular mass is not as calculated by the qualitative properties is not equal to the actual? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दो चीजों की वजह से हो सकता है। अगर पार्टिकल्स, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होगा या अगर सॉल्यूट एसोसिएट होगा। इफ इट याद रहे, इफ इट डिसोसिएट्स और इट एसोसिएट्स, तो मैं पहला लिख रहा हूं, इट इज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट की वजह से है, और दूसरा एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट की वजह से। अभी मैंने कहा था ग्लूकोज, मैंने कहा ग्लूकोज जो होता है, याद रहे, ग्लूकोज कभी ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। अगर ग्लूकोज हम डालेंगे 10 मॉलिक्यूल्स पानी में तो 10 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, 1000 पार्टिकल्स डालेंगे तो 1000 पार्टिकल्स ही रहेंगे। तो इसमें जितना हमने लिया, सपोज मैं 5 ग्राम ले रहा हूँ, 1.8 ग्राम ले रहा हूँ ग्लूकोज का, तो इसमें मोल्स निकालेंगे 1.8 अपॉन 180 ग्राम, जो भी मोल्स निकलेंगे तो उतने ही मोल्स रहेंगे। तो उस हिसाब से हमारा जो निकल जाएगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होंगी और उस हिसाब से मॉलिक्यूलर मास होगा, एग्जैक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं सपोज NaCl डाल रहा हूं पानी में, ध्यान से सुनिएगा, इफ आई ऐड सपोज, अगर मैं KCl डाल रहा हूं, इफ आई ऐड KCl इन वाटर, मैंने KCl डाला, KCl पानी में डाल के क्या बनाएगा, K प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, करेक्ट। KCl डाला मैंने पानी में, K प्लस बना और KCl नेगेटिव बना। हमने 1 मोल अगर मैं KCl का पानी में डाल दिया, अब देखो पार्टिकल्स कितने बनेंगे, ये भी 1 मोल बना और ये भी 1 मोल बना। तो मेरे हिसाब से तो मैंने 1 मोल डाला, लेकिन जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगी, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो 1 मोल के बेस पर नहीं होगा, 2 मोल के बेस पर होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल, अगर मैंने 100 पार्टिकल्स डाले 200 बनेंगे। तो qualitative properties depends upon the number of particles, not on the nature. ये पार्टिकल्स पर डिपेंड है, चाहे छोटा पार्टिकल हो या बड़ा पार्टिकल। मैंने डाल दिया 1 मोल, लेकिन वहां पर 2 मोल्स बन गए पार्टिकल्स, सो qualitative properties will be shown due to 2 moles। तो qualitative properties का वैल्यू क्या बनेगा, ज्यादा। जो हम 1 मोल के बेस पर एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज डालूं और 1 मोल KCl डाल दूं, तो सेम सोल्यूशन बना दूं, लेकिन 1 मोल दोनों का डालूं, अगर ग्लूकोज में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू होगा सपोज 0.2, KCl में 0.4 होगा, क्योंकि डाला तो 1 मोल दोनों का, ग्लूकोज तो 1 ही मोल रहा, लेकिन KCl 2 मोल बन गए पानी में डाल, राइट। पार्टिकल्स बढ़ गए क्योंकि KCl डिसोसिएट हो गया। सो ज्यादा मोल्स जब बनेंगे, याद रहे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा। जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा, अभी मैंने कहा था यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा बनेगा, मोलर मास कम निकलेगा। तो इस फॉर्म में इन जगहों पर हमें मोलर मास जो आएगा एक्चुअल से कम आएगा। मोलर मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालेंगे, that will be less than actual, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने का मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। तो अगर हमने मॉलिक्यूलर मास किसी का 40 था, हो सकता है 30 आ जाए, 25 आ जाए, 20 आ जाए, पार्टिकल के बेस पर आ जाए। सो अगर आपको कोई आप कहे व्हाई इज एबनॉर्मल मोलर मास, आप कहेंगे जो सॉल्यूट डिसोसिएट एसिड नहीं होते हैं उनके लिए एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट नहीं है, बट एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट है जो डिसोसिएट होते हैं। जैसे नमक डाला, NaCl 2 बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालूंगा मैं, इफ आई ऐड CaCl2, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स बन। तो यहाँ पर तो पार्टिकल्स क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है, तो ये 3 टाइम्स बढ़ेगा। रीजन, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स 3 टाइम, 1 मोल से 3 मोल्स बन गए।
तो फिर 3 टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, तो इसलिए 3 टाइम्स कम होगा, 1/3 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल से, तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास नहीं निकल जाएगा। देन दूसरा होता है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर ऐसी परिस्थिति भी आती है जब सॉल्यूट एसोसिएट होता है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है, याद रहे, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है जब दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल 2 एक बनेंगे, 3 एक बनेंगे, 4 एक बनेंगे। सपोज मैं ऐसे बताता हूँ, जब एसिटिक एसिड बेंजीन में डालते हैं, याद रहे, अगर मैं एसिटिक एसिड इन बेंजीन ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग, मैं लेता हूं एसिटिक एसिड इन बेंजीन CH3CO, वाटर में तो ये डिसोसिएट होगा एसिटिक एसिड, लेकिन अगर बेंजीन में डालो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालो, इसको क्या होता है देख लीजिए, इसमें एसोसिएशन होती है। कैसी एसोसिएशन होगी देख लीजिए, अगर मैं ये आई एम टेकिंग CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल, दूसरा मैं इधर से ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक साइड O एक साइड में H हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सो इधर क्या होता है एसोसिएशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कम होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आ जाएगा। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा आएगा ही, पूरे इस पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पर, क्योंकि पार्टिकल को देखता है, वो ये नहीं देखता है कि कैसा है पार्टिकल क्या है, तो वहां पर 2 के बदले 1 है। सो मॉलिक्यूलर मास जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल इज 120, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का 60 है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पर जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट विल बी मोर देन एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास हियर, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होगा, बिकॉज पार्टिकल्स कम हो जाएंगे जब इनको हम डालेंगे सॉलिड को सॉल्वेंट में डालेंगे, जैसे एसिटिक एसिड बेंजीन में या बेंजोइक एसिड डालेंगे बेंजीन में, यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट होता है। अब क्या आपको समझ आया एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है? When molecular mass calculated by any one of the colligative properties is found to be different than the actual molecular mass, then the solute is said to have abnormal molar mass. इसको हम abnormal molar mass कहते हैं, right? Now, why this abnormal molar mass? Abnormal molar mass of solute is due to two things. Number one, due to dissociation of solute and association of solute. Number first, dissociation of solute. देखो, there are certain solutes like ionic solutes जो होते हैं, when they are dissolved in water, they dissociate into particles. Therefore, number of particles increase. When number of particles increase, value of colligative property will increase. Since colligative property is inversely proportional molecular mass will be less. Calculated molecular mass जो निकलेगा, calculated molecular mass will be less than the actual molecular mass. Right? Next मैंने बताया फिर इसमें dissociation के बाद association of solute. There are certain solutes which also associate in the solvent. For example, acetic acid in benzene associates. Two molecules of acetic acid associate and form one bigger molecule due to hydrogen bonding. Therefore, in such cases, number of particles decreases. अगर number of particles कम होंगे तो colligative properties, क्योंकि colligative properties always depends upon directly proportional number of particles. अगर यहाँ particles कम हो गए, colligative property का value कम होगा, osmotic pressure निकलेगा कम, elevation boiling point कम निकलेगा, depression freezing point कम निकलेगा, relative lowering in vapor pressure कम निकलेगा। अगर colligative property कम है तो molecular mass ज्यादा निकलेगा, so calculated molecular mass will be more than the actual molecular mass. तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा आप, इसका मतलब है मैं अगर कोई क्वेश्चन दे दूंगा आपको NaCl, KCl या कैल्शियम क्लोराइड वाला, तो जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो क्या निकलेगा, वो सही नहीं निकलेगा, वो गलत निकलेगा, तो क्वेश्चन गलत होगा। सपोज मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो अभी तक हमने किया भी क्वेश्चन, तो वो ग्लूकोज का होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी,
वो करेक्ट निकलता था, क्योंकि ग्लूकोज नाइदर डिसोसिएट्स नॉर एसोसिएट्स। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन वही, सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, कैलकुलेट, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ ग्लूकोज एट 300 केल्विन। ये क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। देखो कितना इजी है ये, क्योंकि ग्लूकोज है, neither dissociation nor association, तो पाई इज इक्वल CRT, C 0.1 मोलर तो 0.1, R का वैल्यू मैंने कहा था 0.083 या 1/12, इसके बदले में मान के चलो, CRT इज 300 केल्विन। इसको करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट मैं लिखूंगा 3 और 24 4 के बाद, तो सपोज ये निकला इसका आंसर इतना बार, राइट, CRT। C पता है, R 1/12 है, सिंपल करेंगे, ठीक है ना, तो निकाल देंगे 1/12, ठीक, तो गलत तो नहीं हुआ, हाँ गलत भी तो हुआ, गलत मैंने दिया आंसर, 2 0 भी तो है, एक मिनट, दो ये मैंने 3 किया, 2 0 भी लिखने थे, फिर पॉइंट डालना था, करेक्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2.49 आता है इसका आंसर, 2.49 बार। आप देख लीजिए बेटा, ये तो करेक्ट है। अगर यही क्वेश्चन में इसको आप चेंज में लाओ, आई एम जस्ट चेंजिंग दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं ले लूंगा यहाँ पर, कैलकुलेट ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज को के बदले में, लेट अस सपोज मैं ग्लूकोज के बदले लिखूंगा NaCl। अब इसमें भी आप निकालेंगे ना यही आंसर, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है, टेम्पर वो गलत होगा, क्योंकि NaCl 1 मोलर तो है ही नहीं, ये तो 0.1 तो गिवन है, एक्चुअल में जब ये डिसोसिएट होगा कितने पार्टिकल्स बनेंगे, ये तो 0.2 बनेंगे, करेक्ट। तो इसके बदले फिर गड़बड़ है, जो वैल्यू है 0.1, तो हम कैसे 0.2 लिख सकते हैं, तो इसीलिए एक कंसेप्ट आया, वैन हाफ ने कहा, एक फैक्टर, दैट्स द वैन हाफ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्नॉर्मल मोलर मास समझ आया। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई, अब आप कहेंगे सर इसमें तो आसान है, इसमें तो 0.1 के बदले 0.2 ले लेंगे तो निकल जाएगा। आपको समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, ये तो 0.1 है, तो इधर तो 0.2 है, लेकिन कभी कभी सॉल्यूट में प्रॉब्लम ये होती है ना, सारा डिस्ट्रीट होता भी नहीं है, आधा डिस्ट्रीट हो जाएगा, तब क्या करेंगे? क्वेश्चन है, ऐसे भी सॉल्यूट्स है जो पूरे डिस्ट्रीट होते नहीं 100%, 80%, 50%, 40%, इसलिए हमें कुछ तो इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो वाट हाफ ने इसका समाधान ढूंढा। वाट हाफ साइंटिस्ट का नाम था, जिसने ऑस्मोटिक प्रेशर की रिलेशन भी दी थी। इसने कहा हम क्यों ना फॉर्मूला में पहले से ही कोई ऐसा चीज डाल के रखेंगे, जो अगर हम पहले से उसको लगा के रखेंगे, सपोज इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला में पहले से ही CRT के बदले ICRT हम लिखेंगे, I इज वैन हाफ फैक्टर, जो ये अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो इसने कहा अगर पहले से इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई होगा CRT को, I इज 2 हियर, वो क्यों होगा वो भी पता चलेगा, तो करेक्ट आएगा ना, क्योंकि 0.1 को इंटू जब 2 होगा तो 0.2 ही आएगा, क्योंकि ये तो डिसोसिएट हो रहा है। तो जो ये आई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हर फॉर्मूला में अगर आई हम डाल के रखेंगे तो हमारा वैल्यू कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ग्लूकोज के लिए, फ्रुक्टोज के लिए जो डिसोसिएट होते ही नहीं है, उनके लिए आई का वैल्यू 1 होगा, फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो NaCl, KCl, उसके लिए पहले से ही आई निकालेंगे तो फिर इजी होगा। सो वाटा फैक्टर को किस चीज से उसने डिनोट किया? आई से, स्मॉल आई से। वाटा फैक्टर हमें देता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ये इंपॉर्टेंट है। वाटा कहता है हमें कौन सा सॉल्यूट कितना डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ऐसे स्टेट बोर्ड में आ सकता है, व्हाट इज वैन हाफ फैक्टर, डिफाइन वैन हाफ फैक्टर, फिर आप लिखेंगे वैन हाफ फैक्टर
denoted by I. It gives us extent of association or dissociation of solute in the solution. अब ये वो क्या होता है extent of, ये हमें बताता कौन सा solute कितना dissociate होता है। अब इसको निकालना पड़ेगा फिर। अब इसके 3 फॉर्मूले भी है डिफाइन करने के लिए I की। देखो बेटा ध्यान से सुनिए। I इज इक्वल टू, आपको एक बड़ा सही तरीका बता रहा हूं याद रखने के लिए। आपको याद रखना है NO, नो, NO, N ऊपर और O नीचे, इससे आपको लर्न होगा। ऊपर वाला N इज नॉर्मल मोलर मास, N इज नॉर्मल मोलर मास। N को फिर कॉपी में भी आप बोल्ड कर लीजिए, इससे याद रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है N ऊपर है या नीचे है। नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये I की डेफिनेशन है। मतलब अगर हम सपोज एसिटिक एसिड ले लें, जो मैंने अभी कहा था जो डिसोसिएट होता है, ये एसिटिक एसिड, इसका एक्चुअल मोलर मास 60 है, राइट, और जो मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं वो 120 निकल जाता है। नॉर्मल मोलर मास एक्चुअल होता है नॉर्मल मोलर मास, तो फिर इसका वाटर फैक्टर 60/120 आएगा। सो 1/2 अगर इसके फॉर्मूला को पहले से ही निकाल लगा के रख सकते हैं, जिससे हमने निकाला था इसका मोलर मास 120, अगर उसको पहले से ही 1/2 मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो वो 60 निकलेगा, तो एग्जैक्ट निकलेगा। सो ये 1/2 फिर आप निकाल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए गिवन होगा नॉर्मल मोलर मास है एसिटिक इसका 60, इसको ऑब्जर्व किया हमने 120 बताई इसका वाटर फैक्टर, तो नॉर्मल 60/120, ये एक फॉर्मूला है। ये डेफिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ। वाटर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, राइट। अब दूसरी डेफिनेशन, नाउ सेकंड डेफिनेशन। अभी मैंने कहा था आपको, सिखाया था मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्जर्व का ऊपर आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल का नीचे आएगा। तो इसी को देख के आप दूसरी डेफिनेशन बता सकते हो। वेटा फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अलग अलग आएगा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल वैल्यू। कभी अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर निकालना हो तो ऊपर वाला ही पहले आप याद रखेंगे, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, फिर उसी का उल्टा करना है, क्योंकि मोलिकुलर मास, मोलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दो डेफिनेशंस हो गए जब आप डिफाइन करोगे I को, वाटा फैक्टर को। Again repeat, Vata factor, it gives us the extent of association, dissociation of solute in the solution. It is denoted by I. It is defined as ratio of normal molar mass to the observed molar mass of solute, or it is also defined as ratio of observed value of colligative property to the normal value of colligative property. And last and very important इसकी definition ये है. It is defined as number of particles after dissociation or association. कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, इसको हम यूज भी अभी करेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर 1 मोल लेते हैं किसी का भी, बिफोर, सपोज मुझे बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, मतलब सपोज मैं अगर KCl ले लूं, मैं आपको KCl के लिए दिखाता हूँ। KCl पहले 1 मोल ले लिया, इधर से तो 1 मोल लिया। अब बताओ कितने मोल्स बन गए इसके पार्टिकल्स, 2 मोल। तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं हम, 2। बिफोर डिसोसिएशन हमेशा 1 हम लेते हैं नॉर्मली, करेक्ट। तो इसलिए इसका वाटा फैक्टर किसके बराबर आएगा, आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1। सो KCl का वाटा फैक्टर 2 है। तो हर एक फॉर्मूला में पहले से 2 मल्टीप्लाई करके रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था 1/2, या किसी जगह पर 2 मैंने अभी बताया भी था। यहाँ पर सपोज मैंने कहा था 2 है तो ट्वाइस आएगा फॉर्मूला। कैल्शियम क्लोराइड में 3 आएगा, एसिटिक एसिड में हाफ हो रहा है, वो मैं भी फॉर्मूला से बता दूंगा। तो
अब बताइए NaCl के लिए क्या होगा, अगेन 2 होगा, 2 ये तो Na प्लस बनेगा, तो व्हाट इज वैंट फैक्टर ऑफ NaCl, ये आएंगे क्वेश्चन अब, I इज इक्वल 2/1 दैट इज 2। तो जितने आयंस बनाएंगे वही वैंट फैक्टर है, क्योंकि स्टार्ट में तो 1 मोल से ही स्टार्ट करते हैं। इफ आई टेक KCl नाउ, CaCl2 लेते हैं, CaCl2 का वैंट फैक्टर बताइए, Ca2 प्लस डिसोसिएट होगा 2Cl नेगेटिव, बता वैंट फैक्टर आई 3/1, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पूरे डिसोसिएट हो रहे हैं, यस, तो 3 इज द वैंट फैक्टर हियर, करेक्ट। अब मैं सपोज लेता हूं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, K4 एफिशिएंसी। अगर मैं कहूं ये मान लीजिए पूरा डिस्ट्रीट हो गया सॉल्यूशन में, डिस्ट्रीट होगा तो 4 K अलग हो जाएंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट होता है हमेशा नॉन आयनाइजेबल होता है, वो ऐसे के ऐसे रहेगा, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ऐसे बनेगा, एक पार्टिकल रहेगा, बड़ा पार्टिकल लेकिन है तो एक ही पार्टिकल। अब बताओ इसका क्या होगा, आई 4 और 1 5, 5/1 दैट इज 5 इसका आ गया वैंट फैक्टर। सो मैंने ये दिखाया वैंट फैक्टर हम कैसे निकालते भी है। वैंट फैक्टर जितने आयंस बनेंगे उसको डिवाइड करेंगे 1 से, जो स्टार्ट में हमने लिया, वो दैट इज वैंट फैक्टर, राइट। समझ आया वैंट फैक्टर के लिए सारा कुछ। अगेन रिपीट, एक्सटेंट और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, तीन डेफिनिशंस, एंड देन मैंने दिखा दिया वैंट फैक्टर कैसे अभी निकालते हैं, अभी सिंपल दिखाया। अब वैंट ने क्या किया, वैंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, फिर उसने कहा जो ये आई है इसको हम फॉर्मूला को अब पहले से ही करेक्ट करके रखेंगे। अब हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 फॉर्मूले को इसने करेक्ट करके रख लिया। जब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है कभी भी, अब आपको याद रखना है आई इंटू काई बी लिखना है। हाँ, अब आप कहेंगे सर अभी तक तो जितने क्वेश्चन किए उसमें तो हमने आई लिखा नहीं था, बिकॉज वहां ग्लूकोज था, वहां मैंने शुगर लिया था, कि वहां पर आई 1 था, इसलिए कोई फर्क नहीं था। अगर KCl NaCl होगा तो आई का फर्क आएगा, या इसकी दूसरी फॉर्मूला इधर से लिख रहा हूं, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू आई, तो यहां पर लिखा था WB/WA इंटू MA/MB, आई लिख के रखना है। तो इसने इसमें इंट्रोड्यूस किया ये वैंट फैक्टर किन में, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशन में। देख लीजिए दूसरा, डेल्टा TB इज इक्वल टू, शाबाश, KB इंटू M, जो मैंने स्टार्ट में किया था, या मैं उधर से ही दिखाऊंगा, इजी हो जाएगा। स्टार्ट में मैंने चारों सारी फॉर्मूला लिखी थी इसलिए, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्मूली थी, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, इधर आई, इधर भी आई, दूसरे में भी यहाँ पर भी आई डाल के रख लो, इधर भी आई डाल के रख लो, अब करेक्ट हो गया। तीसरी में भी इधर भी आई डाल के रख लो, इधर भी आई डाल के, इधर भी आई डालनी है, इधर भी आई, अब करेक्ट फॉर्मूला है। अब हाँ, इतना जरूर है, ग्लूकोज होगा, शुगर होगा यूरिया होगा तो आई का वैल्यू 1 है, KCl NaCl होगा। अब ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन अब हम करेंगे जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, अब हम कर सकते हैं इजीली ये क्वेश्चन। अब देख लीजिए, आप इसके लिए आई क्या है, आप KCl NaCl के लिए शाबाश, इसका आई का वैल्यू पहले से निकालेंगे 2। अब आप फॉर्मूला लिखें, पाई इज इक्वल ICRT, तभी मैंने लिखा पाई इज इक्वल 2 इंटू C का वैल्यू आप 0.1 लिखेंगे, R का वैल्यू पता है 1/12, T का वैल्यू 300, और वैल्यू निकाल दीजिए। अब तो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमने पहले से इसमें क्या वैल्यू दे दिया, किसका वैल्यू, आई का वैल्यू दे दी। समझ आया, एबनॉर्मल मोलर मास एंड आई का वैल्यू। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आई इजीली अब यूज कर सकते हैं, वैंट फैक्टर हम इसमें इजीली यूज कर सकते हैं, करेक्ट। मगर इसमें भी अभी प्रॉब्लम है। अब मुझे बता, ये क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन इसी के साथ, व्हाट हैपेंस टू सॉल्यूट व्हेन happens to solute, ये क्वेश्चन नोट करके रख लीजिए, when number 1 I is equal to 1, number 2 I is greater than 1, and number 3, बताइए, ये नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ये नोट्स में नहीं हो। व्हाट हैपेंस टू सॉल्यूट व्हेन I is greater, अब बताइए आंसर। जब I 1 होगा तो क्या होगा आंसर, जब I 1 होगा
neither dissociation, आंसर अब यहाँ पर लिखेंगे पहले पार्ट का। अगर I1 है, जैसे ग्लूकोज के लिए मैंने कहा था neither dissociation nor association, ना डिसोसिएट होगा और ना एसोसिएट होगा, करेक्ट। अब बताओ सेकंड, व्हेन I is greater than 1, जैसे I2 आया था, I3 आया था, 4 आया था, मतलब पार्टिकल्स बढ़ेंगे कब? शाबाश, बढ़ेंगे ज्यादा जब होंगे तो डिसोसिएट होना, मतलब NaCl का Na+ बनना, Cl नेगेटिव बनना, KCl का K+ बनना, Cl नेगेटिव बनना, 1 से 2 3, तब 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। एंड थर्ड जो है when I is less than 1, जब कम हो जाता है 1/2, हाँ दैट्स एसोसिएशन। याद रखना आप, जिस जगह पर भी एसोसिएशन होती है I will be less than 1, डिसोसिएशन होता है बढ़ जाते हैं पार्टिकल I will be greater than 1, and when I is 1 therefore there is neither dissociation nor association, right?